पिछले 70 सालों से उम्मीद कर रहा है कि कोई अम्बेडकरवादी, कोई काशीरामवादी देश का प्रधानमंत्री बने। तो इंडिया गठबंधन जो है मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक सिद्ध होगा। मुलायम सिंह यादव का जो एक अंदाज था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, वो अंदाज अखिलेश में दिखाई नहीं देता है। तो कार्यकर्ता कहाँ मिले, कैसे बात करें, कैसे अपनी बातें रखें। देश में लोकसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में हर किसी के अलग अलग अपना अपना हर किसी का विश्लेषण है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हैं और केपी मलिक साहब निष्पक्ष बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और बेखौफ बोलते हैं और इसीलिए केपी मलिक साहब की देश भर में जो उनके सुनने वालों की तादाद है वो ज्यादा है। और वैसे कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कुछ इसी अंदाज में मुझे लगता है कि जो तमाम सियासी दल हैं उनको केपी मलिक साहब को सुनना चाहिए और जो उनका अब तक का अनुभव रहा है उस पर भी खासतौर पे फोकस करना चाहिए। बात आम चुनाव की हो रही है। सर, आपका बेबाक अंदाज, बेखौफ अंदाज लोगों को पसंद आता है। क्या कुछ होने जा रहा है 24 के इस रण में? देखिए, अगर आप 2024 के चुनाव की बात करते हैं तो इसमें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मुझे जो लगता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि घोषणा चुनाव की होगी और आचार संहिता लगेगी, तो इंडिया गठबंधन जो है मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा और भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आपको दिखाई देगा। क्योंकि लोगों में भी जो खासकर दलित तबका है, पिछड़ा तबका है, वो पिछले 70 सालों से उम्मीद कर रहा है कि कोई अम्बेडकरवादी, कोई काशीरामवादी देश का प्रधानमंत्री बने और उसकी कोशिशें भी बीच में हुई हैं, हमने देखी हैं उस टाइम पे, लेकिन नहीं बन पाए हैं दलित वर्ग के नेता प्रधानमंत्री। पहली दलित महिला प्रधानमंत्री पद की अगर उम्मीदवार होती है तो मुझे लगता है कि देश का दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और काफ़ी हद तक अल्पसंख्यक भी इस बात को सपोर्ट करेगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका एक लेख बड़ा चर्चाओं में है। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी आपने कुछ सुझाव दिया है। किस तरह का सुझाव है? अगर उस पर अमल होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? आपका खासतौर पे सुझाव। देखिए, मैंने अखिलेश यादव के लिए एक खबर लिखी थी और उसमें ये लिखा था कि जिस प्रकार से वो कुछ अपने चाटुकार कहिए या अपने कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं कि वो आम कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी को डायरेक्ट नहीं नेता से मिलने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव का भी नुकसान है और पार्टी का भी नुकसान है। यहाँ हमें ये देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव का जो एक अंदाज था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, वो अंदाज अखिलेश में दिखाई नहीं देता है। और वो खाली अखिलेश में ही नहीं है, अगर आप दूसरे लोगों में भी बात करें, अगर हम जयंत चौधरी की बात भी करें, जो अंदाज अजीत सिंह का था या जो अंदाज चौधरी चरण सिंह का था, वो जयंत चौधरी का नहीं है। जयंत चौधरी ने अपने घर के ऊपर कांटेदार तार लगा रखे हैं, दरवाज़ा 24 घंटे बंद रहता है। अब जो उनको उनके राज्यसभा में जाने के बाद उनको एक दफ्तर मिला है, एक घर मिला, उसको उन्होंने दफ्तर बनाया है, वहाँ पे वो आते नहीं हैं। तो कार्यकर्ता कहाँ मिले, कैसे बात करें, कैसे अपनी बातें रखें। जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, जब आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपको कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना होगा। और जब आप कार्यकर्ता से सारी बातचीत उसकी नहीं सुनेंगे, अपनी बात उसको नहीं कहेंगे, और देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो खाली आपको सुझाव देने आते हैं, हर एक कोई आपसे मांगने नहीं आता। दूसरी एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती है, जो हम जैसे पत्रकार हैं या दूसरे लोग हैं, हमें तो ना टिकट मांगने जाना है, ना आपको कोई पद मांगने जाना है पार्टी में, तो कम से कम हम जैसे लोग संपर्क में रहें, जब चाहे बात आपकी हो। इस तरह से भी बात नहीं हो पा रही है। मेरे कई सारे अनुभव इस प्रकार के कई नेताओं के लिए रहे हैं, इसलिए मैंने एक खबर लिखी थी। और इसमें खाली अखिलेश या बाकी लोगों की बात नहीं है,
तमाम जितने बड़े नेता हैं सब घुरे। राहुल गांधी के चारों तरफ एक ऐसी चौकड़ी बैठी हुई है कि राहुल गांधी से भी कोई नहीं मिल सकता, भले ही वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हों, अभी भी चौकड़ी की नज़र राहुल गांधी पर रहती है और वो जिसको चाहते हैं मिलने देते हैं, जिसको चाहते हैं रोक देते हैं। तो नेता का जब तक पब्लिक से सीधे संवाद नहीं होगा तब तक उस पार्टी का हित नहीं अनित होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं। सर, अभी आपने जयंत चौधरी का नाम लिया। मुझे लगता है कि दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि जब चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का कोई भी सदस्य आम लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं है, तो क्या इसका जो नुकसान है या फिर इसका जो मैसेज है वो निगेटिव तरीके से जाएगा, जनता के बीच में फ्लो होगा? देखिए, इस पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत गहन चर्चाएं हो रही हैं। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं और लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी ने जो चुनाव न लड़ने का निर्णय बागपत से लिया है, ये पार्टी के लिए आत्मघाती निर्णय है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसका, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जयंत चौधरी भी जाति की राजनीति को साधना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने जो मंत्री पद उनको मिला है उत्तर प्रदेश में, वो एक अति पिछड़े वर्ग के अपने विधायक को दिया है। दूसरी जो उनको लोकसभा सीट बिजनौर से मिली है, वहाँ से उन्होंने गुर्जर समाज के एमएलए को टिकट दिया है। और बागपत से उन्होंने एक आम कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को टिकट दे के ये जताने की कोशिश की है कि वो जाति को साधना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय लोकदल के सियासी दल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के जो संस्थापक हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, अजीत सिंह हैं, बागपत उनके लिए एक उनका गढ़ माना जाता था और उस गढ़ को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जयंत चौधरी के लिए बहुत अच्छा निर्णय मेरे हिसाब से नहीं है। जयंत चौधरी को खुद वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चुनाव जीतते भी, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और चुनाव जीतते, और चुनाव जीतने के बाद वो राज्यसभा छोड़ सकते थे, राज्यसभा अपने किसी दूसरे सहयोगी को दिला सकते थे। क्योंकि पिछले 10 साल से आप बागपत से बाहर हैं, वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद पिछले 10 साल से जीत रहा है और आपने 5 साल और छोड़ दिया बागपत को, तो 15 साल में पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। 15 साल में नए वोटर पैदा होंगे, नए लोग आएंगे और वो भूल जाएंगे कि जयंत चौधरी भी कुछ है। ये मेरा विचार है। हम जयंत चौधरी की बात करें तो जो जाट वोट खास तौर पे जो नाराज है, वो उसका रुख क्या है, वो किधर जा सकता है? खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे दल हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपका मानना क्या है, किस तरफ जो जयंत चौधरी से जो नाराज वोटर्स हैं उनका ठिकाना क्या होगा? देखिए, जो जयंत चौधरी से नाराज हैं वोट, अभी एक तो दूसरे दलों के पर्चे सबके आए नहीं हैं। अभी महागठबंधन के लोग किसको खड़ा करते हैं, समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस किसको खड़ा करती है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, जैसे जहाँ जहाँ टिकट समाजवादी पार्टी के लगभग घोषित हो चुके हैं और वेस्टर्न यूपी की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, कैराना और मुजफ्फरनगर, वहाँ पे हरिंदर मलिक बहुत मजबूत हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी को नहीं, वहाँ हरिंदर मलिक को उनके पर्सनल विवेक पे और पर्सनल नाम पे वोट पड़ेगा, क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं। और जयंत चौधरी का जो ज़्यादातर वोट है वो किसान वर्ग से है और किसान में अधिकतर जाट हैं, तो जाट समाज के जो लोग हैं वो हरिंदर मलिक के साथ जाएंगे, ये मेरा मानना है। इसके अलावा अगर हम कैराना सीट की बात करें, जो राष्ट्रीय लोकदल की बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है, आप 2018 के अगर बाई इलेक्शन देखें तो वहाँ पे एक मामला भारतीय जनता पार्टी ने उस समय चलाया था कि यहाँ पे गन्ना चलेगा या जिन्ना चलेगा। तो वो जिन्ना चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जिन्ना नहीं चला और गन्ना चला। और जो अभी इकरा हसन लड़ रही है, उसकी माँ कई हजारों वोटों से चुनाव जीत उन्होंने वहाँ पे दर्ज की थी और उसके बाद उनकी बेटी इकरा लड़ रही हैं। इकरा के जो पिताजी थे मुनव्वर हसन, वहाँ पे वो कई बार सांसद और विधानसभा में भी वो रहे, उनका वहाँ पे अच्छा खासा वर्चस्व है और वो गुर्जर समाज से आते हैं, इसलिए उनके साथ गुर्जर समाज के किसान भी हैं और जाट भी उनसे कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो मुस्लिम तो हैं लेकिन वो कट्टर मुस्लिम नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको जाट बिल्कुल वोट नहीं देगा, काफ़ी हद तक जाट भी उनको वोट दे सकता है, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्योंकि कैराना सीट पे जो पुराने वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी थोड़ी एंटी कॉम्बेंसी भी वहाँ कैराना में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सर। तो यह है देश के जाने माने
वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि खासतौर पे इंडिया गठबंधन को बहुत तरीके से, सलीके से, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, या यूं कहें साधारण भाषा में तो आसान नहीं डगर पनघट की, इस अंदाज में आप समझ सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ स्टोरी विद अमितेश में इतना ही। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।